बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे चर्चित 3-4 चेहरों की बात करें तो उसमें प्रशांत किशोर का नाम जरूर आएगा। पीके 2022 में बिहार पहुंचते हैं। पहले वो जनसुराज के नाम से पदयात्रा करते हैं, फिर 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पदयात्रा को एक राजनीतिक दल का वो रूप दे देते हैं, यानी अपनी पार्टी बना लेते हैं और फिर वो ऐलान करते हैं कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद पीके अलग अलग दावे करते हैं, सैकड़ों इंटरव्यूज देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आरजेडी का कोई जनाधार बचा नहीं है, असली लड़ाई जो बिहार में इस बार होगी वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी। ये सभी दावे पीके के चलते रहे, उनके इंटरव्यू चलते रहे, लेकिन नतीजे जो आए, जो अभी कल ही आए हैं, उनमें जनसुराज का खाता तक नहीं खुला है। यानी प्रशांत किशोर, जिनका दावा था कि उनकी पार्टी के 1 करोड़ सदस्य हैं, उन्हें 10 लाख वोट मिले हैं टोटल। यानी कि 1 करोड़ सदस्यों की पार्टी 10 लाख वोट हासिल कर पाई है और पीके की पार्टी का विधानसभा में कोई सदस्य पहुंचा भी नहीं है। उनसे बेहतर प्रदर्शन एआईएमआईएम ने किया है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो महज 28 सीटों पर लड़ी थी और 5 सीटें जीत ली है। इसके साथ ही बसपा तक का भी बिहार में खाता खुल गया है, लेकिन जनसुराज पूरी तरह नाकाम रही है, प्रशांत किशोर फ्लॉप रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि पीके ऐसा दावा कर ही क्यों रहे थे। वो प्रशांत किशोर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी चुनावी रणनीति को लेकर भी, वो दावा करते हैं कि उन्होंने 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में मदद की थी। इसके बाद 2014 का पूरा चुनावी कैंपेन संभाला था पीएम मोदी का। इसके बाद 2015 के महागठबंधन में भी जो जीत मिली थी 2015 में, उसमें भी अपनी हिस्सेदारी बताते हैं वो। और फिर दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम बड़े राजनेताओं की जीत में अपनी भूमिका वो बताते रहे हैं समय समय पर। फिर चाहे वो दक्षिण में स्टालिन हो, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हो, या फिर हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ले लें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ले लें, ऐसे तमाम नेताओं के नाम गिनाते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद पीके को क्या ये नहीं पता था कि बिहार में वो इतनी बुरी तरह हारने जा रहे हैं? क्या उनकी राजनीतिक समझ ये कह नहीं रही थी, उनको दिख नहीं रहा था सब कुछ, कि क्या उनका खाता भी नहीं खुलने जा रहा है? तो ये सवाल उठ रहा है और इस सवाल का जवाब भी कुछ लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि पीके को ही अब ये जवाब देना है, वो तो अभी कैमरे के सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती वो कैमरे के सामने आए, मीडिया से बातचीत की। हालांकि वो भी स्पष्ट तौर पर कुछ कह नहीं सके कि प्रशांत किशोर ऐसे दावे कर ही क्यों रहे थे। तो जो जवाब मिल रहा है वो जवाब आपको बता देते हैं। जो राजनीतिक गलियारों से जवाब आ रहे हैं, जो सियासी जानकार जवाब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीके को पहले से ही पता था कि वो बिहार में इस बार कुछ कमाल नहीं दिखाएंगे। उनको भली भांति पता था कि उनका खाता भी नहीं खुल सकता है। कैसे नहीं पता था? ये उस वक्त आप याद कीजिए जब बिहार में चुनाव अपनी पीक पर था, यानी अपने चरम पर था, प्रचार अभियान सब पार्टियों ने तेज कर दिया था। उसी वक्त पीके पहुंचते हैं राघोपुर और कहते हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ सकता हूं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन फिर वो ऐन मौके पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं, या कहें कि वो कहते हैं कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसी वक्त को लोग कह रहे हैं कि वही एक वक्त था जब पीके को पता चल गया था कि नहीं, इस बार का चुनाव उनके मन मुताबिक नहीं जा रहा है, उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रह सकता है जैसी वे उम्मीद कर रहे थे या जैसा वो दावे कर रहे थे। इसीलिए उसी वक्त पीके को यह एहसास हो गया था और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। और पीके को पता था कि ऐसे नतीजे आने वाले हैं। हालांकि वो उसके बाद भी लगातार इंटरव्यूज में दावे करते रहे। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दावे सिर्फ इसलिए थे कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे, वो उत्साहित रहे और वो अच्छे से चुनाव लड़े। बाकी पीके को अंदर से पता था कि इस बार के चुनाव में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएंगे। अब बात उठ रही है कि पीके करेंगे क्या, भविष्य में उनकी क्या रणनीति रह सकती है? क्या वो बिहार में डेरा जमाए रहेंगे? क्या बिहार में फिर से वो कोई ऐसी पदयात्रा करने जा रहे हैं, जन संपर्क करने जा रहे हैं? और पीके और क्या क्या करने वाले हैं, चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने खुद ही कहा है कि वो बिहार को 10 साल देंगे, बिहार की राजनीति को 10 साल देंगे अपने जीवन को। वो अपने इंटरव्यूज में लगातार कहते रहे हैं कि वो अपने जीवन को 10-10 साल के हिस्सों में जीते हैं। पहले 10 साल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में नौकरी की, फिर 10 साल उन्होंने चुनावी रणनीतिकार वाला काम किया, अब अगले 10 साल वो बिहार को देंगे। तो 10 साल में से 3 साल तो बिहार को दे चुके हैं, 2022 से लेकर 2025 तक। अब बाकी बचते हैं 7 साल। अगर वो 7 साल बिहार को फिर से देंगे, यानी 2030 के चुनाव में भी जनसुराज फिर से अपनी दावेदारी पेश करेगी। तो ये रही उनकी बिहार को लेकर रणनीति।
और दूसरी इनकी एक और बात है, चुनावी रणनीतिकार की भूमिका वो छोड़ने की दावे जरूर करते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। वो दक्षिण भारत में एक पार्टी है जो सुपरस्टार, जो दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार विजय हैं, खासकर तमिल स्टार हैं, उनकी जो पार्टी है टीवीके, उसके लिए वो चुनावी कमान संभाले हुए हैं। और वो चेन्नई में देखे भी गए थे, अभी पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ था स्थापना दिवस के मौके पर विजय की पार्टी का, उसमें भी वो मंच पर दिखे थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस बार चेन्नई में या तमिलनाडु में जितना लोकप्रिय विजय है उतनी ही लोकप्रिय मैं भी बनने वाला हूं, क्योंकि विजय को मैं जीत दिलाने जा रहा हूं। ऐसा कुछ पीके ने कहा था। और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार का भी काम करेंगे, यानी वो जो भूमिका 2011 से 2021 तक थी उनकी, वो भूमिका अभी भी जारी रहेगी। इसके साथ ही वो बिहार में भी रुकने वाले हैं, ऐसा उनके लोगों का कहना है कि वो बिहार से भी नहीं जाने वाले। बिहार 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी वो जनसुराज को लड़ाएंगे, जनसुराज के प्रत्याशी उतारेंगे और अभी वो डटे रहने वाले हैं। तो ये रही प्रशांत किशोर की भविष्य की प्लानिंग, या कह लें उनके पास बैकअप प्लान पहले से ही था, उनके पास एक प्रोजेक्ट पहले से ही था। 2026 में जो तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए वो विजय की मदद कर रहे हैं और इसके साथ ही वो बिहार में अभी 7 साल अपने और देने वाले हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.